Good morning, students. Myself, Dr. Farad Parveen, Department of Zoology, HPS College, Madhepur, Madhubani. I am going to teach you about gametogenesis. Gametogenesis ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस के बारे में आज हम समझेंगे। गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इसमें दो प्रोसेस शामिल है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा ओजोनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, वही ओजोनेसिस के द्वारा ओवम के फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरी प्राइम ऑर्गन है। प्राइम स्ट्रक्चर है जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन किस प्रोसेस के द्वारा होता है? बाय गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा होता है। गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा मेल के टेस्टिस में स्पर्म और फीमेल के ओवरी में एग का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा ही होता है, स्पर्मेटोजुआ के द्वारा भी होता है। ओवा एग का फॉर्मेशन ओजेनेसिस के द्वारा होता है। ओके। अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के बारे में, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, इसमें जो अदर मेम्ब्रेन जो होता है, उसमें जो कुछ जुड़ी सेल होती है, बड़ी खास सेल होती है, जिसे हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ओके। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के इनर साइड में कुछ प्राइमेटिव गर्म सेल होते हैं। ये ऐसी खास सेल है जो स्पर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम। ये गर्म सेल होता है। गर्म सेल का मतलब हुआ वे सेल जो लगातार डिवाइड करने के लिए कैपेसिटी रखता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। सेल के डिवीज़न के बाद अगली प्रोसेस हो जाती है डिफरेंशिएशन की। ये एक ऐसी मैच्योर सेल है जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये मैच्योर गर्म सेल है। ये बहुत ज़्यादा, इसमें जो है ना, बहुत ही ज़्यादा क्षमतावान, बहुत ज़्यादा इफिशिएशन रखता है। ठीक है। जो लगातार माइटोसिस के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते रहता है। स्पर्मेटोगोनियम जो होता है, लगातार डिवाइड करके गोनिया ही बनाते रहता है। ये जो होती है स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर होता है, और स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो प्लूरल होता है। ओके। इसी दौरान जो होता है ना, कुछ डिफरेंशिएशन हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफरेंशिएशन अलग हो जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोकास्ट में, यानी इसी स्पर्मेटोकास्ट के प्रोसेस में जो कुछ स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं, उसी दौरान जो होता है ना, कुछ और अगले स्टेज तक मैच्योर हो जाते हैं, अगले स्टेज तक और वे प्राइमरी स्पर्मेटोकास्ट में बदल जाते हैं। ये बना किससे? माइटोसिस के द्वारा। अगर स्पर्मेटोगोनियम का क्रोमोसोम नंबर 46 होता है, यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर 46 होता। अब यहाँ से शुरू होता है मियोसिस की प्रोसेस। मियोसिस फर्स्ट में होने वाली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और ये बदल जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोकास्ट में, जिनकी संख्या 2 होती है और क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाती है। ओके।
और मियोसिस सेकेंड की जो प्रोसेस होती है उसमें इक्वल टू माइटोसिस होती है, जिसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोकास्ट में से 4 डिवाइड होकर 1 से 2 बनते हैं। टोटल हो गया 4 स्पर्मेट्स। 4 स्पर्मेट्स का फॉर्मेशन हो जाती है। स्पर्मेट्स अपने शेप में परिवर्तन लाते हैं और अपने शेप में चेंजेस लाते हैं। ये अपने स्पर्म में बनते रहते हैं और ये अपने स्पर्म में बनते रहते हैं। ये प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है एक प्रोसेस होती है और एक स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है। स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म के बनने से पूरी घटना स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा कहलाती है। पूरी घटना वही स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेट्स से स्पर्म्स के बनने के बाद पढ़ते हैं, बनने के बाद देखते हैं। यहाँ पर देखें सेमिनिफरस टूल्स के इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन सी घटना घट रही है। तो हम आपको फिगर से नहीं दिखा सकते हैं, फिगर से आपको दिखाते हैं। तो अभी वॉइस हो रही है तो यही जो स्पर्मेटोगोनिया ये लगातार जो होता है ना डिवाइड होता रहता है। इसी में से कुछ स्पेशल सेल प्राइमरी स्पर्मेटोकास्ट बन जाता है। यही मियोसिस फर्स्ट के द्वारा होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोकास्ट में बदल जाते हैं। यही मियोसिस सेकेंड के द्वारा स्पर्मेटिड्स में बदल जाते हैं। यहाँ पर अगली प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके द्वारा स्पर्म बनता है। यहाँ पर सेमिनिफरस टूल्स को अगर आप कट करते हैं तो यहाँ 2 तरह के सेल होते हैं। यहाँ पर कट करेंगे तो 2 तरह के सेल होते हैं। एक सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया, उससे डिवाइड हो रहे हैं सेल के बारे में पढ़ा था, उससे डिवाइड हुआ है उस सेल के बारे में पढ़े हैं। और डिफरेंट तरीके में डिवीज़न के कारण स्पर्म बनता है और डिफरेंट तरीके में जो होता है ना डिवीज़न के कारण क्या होता है स्पर्म बनता है। ओके, यहाँ पर एक और सेल होती है जो बड़ी ख़ास होती है, जिसका नाम है सेटेलाइट सेल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को हम कट करते हैं तो इसके भीतर जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसके डिवीज़न से डिफरेंट स्टेज में आगे बढ़ने वाला स्पर्मेटोकास्ट होते हैं। स्पर्मेटिड्स होते हैं, स्पर्म होते हैं, स्पर्मेटिड्स भी होते हैं और स्पर्म भी होते हैं। इसी दौरान एक और स्ट्रक्चर देखें, इसको बोलते हैं सेटेलाइट सेल। सेटेलाइट सेल का काम क्या होता है, ये डेवलप हो रहे स्पर्मेटोकास्ट और स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा जो स्पर्म बन गए, ये स्पर्म जो होता है सेटेलाइट सेल से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और स्पर्मेटिड्स में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ करता है। अगली प्रोसेस हो गया इसका स्पर्मिएशन में। स्पर्मिएशन प्रोसेस के द्वारा ये स्पर्म जो होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाता है और स्पर्मिएशन की प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के हार्मोन कंट्रोल के बारे में जानते हैं, इसका हार्मोन कंट्रोल कैसे होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो हार्मोन कंट्रोल कैसा होगा, ओके, स्पर्म के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। कहाँ पर स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। एट प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस
कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो गाइड करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी को वो गाइड करता है। एक्चुअली जो होता है हाइपोथैलेमस कुछ स्पेशल हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स या रिलीज करने वाला हार्मोन्स। प्रेरित करने वाला हार्मोन्स जिसको कहते हैं हम गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, और वो रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, क्या अपने हार्मोन्स निकालने में। सेकेंड हो गया गोनाडोट्रोपिक्स रिलीज करता है, फर्स्ट है FSH और सेकेंड है LH। फर्स्ट है FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिव हार्मोन्स या FSH हार्मोन्स सेटेलाइट सेल पर काम करता है। ये सेटेलाइट सेल जो होता है एक्ट करता है किस पर, वहाँ पर जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस पर फर्स्ट करने के लिए प्रोसेस के लिए इन्फ्लुएंस करता है। स्पर्मायोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड्स या स्पर्म की बनने को तेज करना है। स्पर्मेटिड्स से स्पर्म तेजी से बनाया जाता है, इसलिए FSH काम करता है। ये प्रोसेस जो होता है हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से एक हार्मोन्स टर्मिनल फेज को कंट्रोल कर रहा है FSH से। फिगर से तो आपको दिखा देते हैं। सेकेंड है LH लिटरेटिंग हार्मोन्स जो होती है जो लेडिंग सेल पर काम करता है। लेडिंग सेल जो होती है कहाँ पे काम करती है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीचों बीच में, जो ये इंटेस्टियल जो फीड होता है, जो यहाँ पर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है, और एसटी का मतलब होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और एसटी का क्या मतलब होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। इसके बीचों बीच का जो इंटेस्टिनियल इन्वायरमेंट होता है, फर्स्ट होता है इंटेस्टिनियल में कुछ स्पेशल सेल पाए जाते हैं जिसे इंटेस्टिनियल सेल कहते हैं या लेडिंग सेल कहते हैं। ये लिटरेटिंग हार्मोन्स जो होती है लेडिंग सेल पर ही काम करती है। मेल का जो सबसे महत्वपूर्ण जो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, वो लेडिंग सेल से रिलीज होती है, कहते हैं एंड्रोजेनेसिस। इसे क्या कहते हैं, एंड्रोजेनेसिस। ये हार्मोन्स जो होता है ना पूरी की पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, और मेल्स का पूरे बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है चाहे उसका भी स्टिमुलेट करता है, जैसे मसल मजबूत होना, हैवी बोन्स, आवाज़ में भारीपन होना, और मस्कुलर बॉडी जो होता है स्ट्रेंथ होता है, दाढ़ी मूंछ का डेवलपमेंट होना। स्पर्म का जो बनना होता है स्पर्मेटिड्स तक या लगभग राउंड या स्फेरिकल शेप करके स्ट्रक्चर होता है। ओके, उसके बाद ये टेडपोल लार्वा जैसे स्ट्रक्चर स्पर्म का कैसा बनता है, या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस्टेट उसके बनने वाला स्पर्म कैसा दिखता होगा, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, यहाँ पर इसके बाद नेक, मिडिल पाइस, टेल या उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है।
हेड का भीतर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और इसके पास अपर की ओर कवर स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हम एक्रोसोम। एक्रोसोम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि उसके पास ऐसा एंजाइम्स होती है जो कि फर्टिलाइज के दौरान फीमेल के जो ओवा होती है उसके मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए जो एंजाइम एक्रोसोम के पास ही होता है, जो एंजाइम एक्रोसोम के पास ही होता है। नेक जो होती है इसमें उसके पीछे होता है नेक, उसके पीछे नेक होता है, फिगर में दिखाते हैं। और नेक के पास में सेंट्रोल होता है और नेक के पास क्या होता है, सेंट्रोल होता है। सेंट्रोल का जो हिस्सा होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। हेड जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। हेड इसके पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इसके पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। नेक जो होता है इसमें इम्पोर्टेंट होता है, इसके पास सेंट्रोल होता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास सेंट्रोल होता है। इसके पीछे होता है मिडिल पैच। मिडिल पैच भी इम्पोर्टेंट है, इसके पास कई सारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है क्योंकि ये कहीं की ये बैटिक पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी का जनरेशन का ओरिजिनल है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल है या माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पैच में कब सारे पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, मिडिल पैच में। या माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, क्या पूरे का पूरे स्पर्म को प्रोपल करने के लिए एनर्जी की जो ज़रूरत होती है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे कहते हैं टेल। टेल क्या काम करता है, स्विंग में, तैरने में मदद करता है। तैरने में क्या करता है, वो मदद करता है। जो सक्सेसफुल स्पर्म जो फर्टिलाइज करता है हर एक क्वाइटस के दौरान 200 to 300 बिलियन स्पर्म को रिलीज होते से इसमें से कोई एक जो एक को फर्टिलाइज करता है। ओके, इसमें से 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होता है और 40% के पास वैगरस मोटिलिटी होना चाहिए। एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए ये जो होता है एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए होता है। ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस जहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, वहाँ ओजेनेसिस जो होता है ना बिफोर बर्थली स्टार्ट हो जाता है। जन्म से काफ़ी पहले ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। कितना पहले जानते हैं, कितना पहले स्टार्ट हो जाता है जानते हैं। ओजेनेसिस की प्रोसेस करीब 6 to 8 वीक के दौरान ही ओजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और इसी दौरान 6 to 8 वीक का जो फीचर है उसमें ओजेनियम जो होती है लगातार मल्टीप्लाई करती रहती है और इसकी संख्या जो होता है 20 वीक तक पहुंचकर 6 to 8 वीक पर क्या करता है, ओगेनियम लगातार मल्टीप्लाई करती रहती है। ओगेनिया प्लूरल होता है, ओगेनियम सिंगुलर होता है। वह ओगेनिया प्लूरल होता है, ओगेनियम सिंगुलर होता है। वह लगातार माइटोसिस के द्वारा ओगेनियम बनाती रहती है। बहुत सारी संख्या में इसका नंबर बढ़ जाती है और ये जो होती है 6 to 8 वीक पर शुरू होती है और 20 वीक पर आते आते ये संख्या बढ़ करके 6 to 7 मिलियन तक आ जाती है। जन्म के बाद इसमें डिवीज़न नहीं होता है। ओजेनेसिस के जो प्रोसेस है वह धीरे धीरे स्लो हो जाती है। देखा जाता है कि 6 पीरियड है ऑफ
6 पीरियड ऑफ जो जनरेशन 20 वीक का जो फीचर होता है उसमें 6 to 7 मिलियन ओजेनियम पाए जाते हैं। अब ये आपके भीतर शेप में परिवर्तन करता है और धीरे धीरे इसमें चेंज होना शुरू होता है। ये प्राइमरी ओसाइट में बदलते हैं। 2 मिलियन ओजेनियम है तो 2 मिलियन प्राइमरी ओसाइट बनना चाहिए ताकि इसकी के ऑर्गेनियम के ही शेप में परिवर्तन और डिफ्रेंशिएशन के साथ ही प्राइमरी ओजेनियम ही बनता है। 6 to 7 मिलियन से 6 to 7 मिलियन ही बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी संख्या भी डिजेनरेट भी करने लगता है। जन्म के समय केवल 2 मिलियन बचते हैं। ओवरी में जो होता है सीधे लिखा हुआ है एक कैपल ऑफ मिलियंस ऑफ ओगेनिया इच फेटल ओवरी, ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हर एक फेटल ओवरी के जन्म के समय 2 मिलियन होते हैं। इसके बाद इसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जो है ये धीरे धीरे आपको डिफ्रेंशिएशन आगे करता है। डिफ्रेंशिएशन के दौरान होता क्या है, आगे अगले मैच्योरिटी के स्टेज में अपने आप को बदलता है। प्राइमरी ओसाइट में ओजेनियम कितना था, 2 मिलियन जन्म के समय। अब यह अपने आप को प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते अपने आप में धीरे धीरे करके प्राइमरी ओसाइट में बदलते हैं। ओके, अब अपने आप को डिफ्रेंशिएशन करता है। डिफ्रेंशिएशन के दौरान मैक्सिमम डिस्ट्रॉय भी होने लगता है ओर्गेनियम, क्योंकि ये सभी कैपेबल भी नहीं होने लगते हैं प्राइमरी ओसाइट में बदल सके। और प्यूबर्टी तक आते आते ओर्गेनियम जो होता है प्राइमरी ओसाइट में बदलते तो हैं, लेकिन इनकी संख्या जो है ना घट करके 60,000 to 80,000 रह जाती है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी प्राइमरी ओसाइट में बसते हैं। अब ये आगे क्यों नहीं बढ़ते? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी 60,000 to 80,000 प्राइमरी ओसाइट नज़र आते हैं और ये एरिस्टेड होते हैं। इसको रोका गया है प्रोफेज फर्स्ट पे, इसको रोका गया है। प्राइमरी ओसाइट जो है स्टेज में बढ़ना तो चाहिए, ये मियोसिस में जाना चाहता है। जन्म के बाद से प्यूबर्टी तक के स्टेज में बढ़ रहे हैं और 10 to 12 ईयर्स आगे बढ़ रहे हैं। 10 to 12 ईयर्स में इतना ग्रोथ होता है कि प्राइमरी ओसाइट में ओर्गेनियम बदलता है और मियोसिस फर्स्ट में ही जाकर रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट में 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटिन स्टेज में लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिंग, इसमें कई स्टेज होते हैं। इसके स्टेज में जाकर अरेस्ट हो जाता है और यहीं पर पड़ा रह जाता है। ये प्यूबर्टी तक प्राइमरी ओसाइट मिलते हैं, वह भी प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक जितने भी ओसाइट होते हैं वह 60,000 to 80,000 प्राइमरी ओसाइट प्यूबर्टी के समय ही धीरे धीरे करके ये केवल 400 के ही केवल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जाने का मौका मिलता है। ये जितने भी होते हैं हर एक